स्वागत है आपका दोस्तों। मैं अजीत लेकर आया हूं ऑथेंटिक सोशल न्यूज की एक नई एपिसोड करंट मार्केट अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों अभी का अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा इंडिया आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलने के लिए। और ये 1-to-1 मीटिंग से जितनी भी बात है उसी बात के ऊपर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो के जरिए। तो कृपया इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ऐसे ही रोजाना इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों इस मीटिंग के जॉइंट स्टेटमेंट में टोटल 6 एग्रीमेंट को एक्सचेंज किया गया है और इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। अभी हम जानेंगे कि जो मेजर इश्यूज है जिसके बारे में एक्चुअली कंडक्ट किया गया था उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और दोस्तों इंडिया ने जापान के साथ डिस्कस किया कि जो बॉर्डर में स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के साथ, जो कि गलवान वैली क्लैश के बाद से स्टार्ट हुआ था, वो उसको लेकर भी इंडिया ने कंसर्न जताया जापान के सामने कि वहाँ पे जो डिसएंगेजमेंट है उसको कैसे जल्दी से सॉल्व किया जाए। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और चाइना के बीच में उसमें जापान कैसे एक रोल प्ले कर सकता है, इसी के ऊपर जापान के साथ इंडिया ने बात की और जापान भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझता है। और दोस्तों इसके बाद जापान ने रेस किया यूक्रेन और रशिया का इशू इंडिया के सामने, क्योंकि जापान चाहता है जैसे जापान, यूएस और यूरोपियन यूनियन एक साथ मिलकर रशिया के जो एक्शन है जो इन्वेट करने का यूक्रेन को उसके ऊपर कंडेम करने का। तो जापान चाहता है दोस्तों कि इंडिया भी सेम मतलब रशिया के अगेंस्ट में वोट करे यूएन में जितने भी जगह है और रशिया के अगेंस्ट में बात करे, रशिया की निंदा करे जैसे जापान करता है, यूएस करता है। वैसे ही जापान के ताल्लुकात रशिया के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जापान का कुछ आइलैंड है जिसके ऊपर रशिया भी क्लेम करता है और इसी बात को लेकर जापान और रशिया के बीच में हमेशा से कुछ ना कुछ छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और दोस्तों जापान इसको इस तरीके से भी देख रहा है कि अगर रशिया यूक्रेन को अटैक कर रहा है या फिर इन्वेट कर रहा है तो ऐसा सेम चीज़ चाइना भी कुछ सालों से कर रहा है। जो ईस्ट चाइना सी है और साउथ चाइना सी है वहाँ पे भी चाइना सेम ही एग्रेशन दिखा रहा है। और जापान दोस्तों इन दोनों चीज़ों को एक साथ देख रहा है कि रशिया अगर ऐसा कर सकता है तो चाइना आगे आगे भी चलकर तो चाइना भी आगे चलकर ऐसा कुछ कर सकता है। ऊपर से नॉर्थ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट कर रहा है। तो जापान दोस्तों इन सब चीज़ को एक तरीके से देख रहा है कि जो चाइना और नॉर्थ कोरिया है, रशिया का जो जो इन्वेड है ये देखकर चाइना और जो नॉर्थ कोरिया ये और ज़्यादा एक्साइटेड फील ना करे, ये भी ऐसा कुछ स्टेप ना ले जापान के खिलाफ। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं चाइना और जो नॉर्थ कोरिया है और रशिया ये तीनों देश जापान के काफ़ी मतलब नेबरिंग कंट्रीज है जापान के ये तीनों ही। तो जापान इसलिए चाहता है कि जो भी क्वाड कंट्रीज है मतलब यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये चारों मिलकर इकट्ठा एक पैक्ट, चारों मिलकर एक ही सुर में बोले कि रशिया के खिलाफ बोले और जो रशिया कर रहा है यूक्रेन में इसकी निंदा करे हर जगह, चाहे वो यूएन हो या फिर हर जगह, चाहे वो यूएन हो या न्यूज़ आउटलेट्स या फिर कहीं पे भी और हर जगह पे मतलब सब एक ही सुर में बोलते हुए नजर आना चाहिए, ऐसा जापान को लगता है। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे यूएस का भी एक एंगल आ सकता है, क्योंकि यूएस भी बोल सकता है जापान को आप इंडिया को इंसिस्ट करें, क्योंकि इंडिया तो अभी हमारे बात नहीं सुन रहा है। तो जापान के जरिए ऐसा हो सकता है, ये मेरा जम्पशन है, कहीं पे भी लिखा नहीं है। मतलब क्योंकि आप अगर फॉरेन अफेयर्स थोड़ी भी फॉलो करते हैं तो फिर आपको पता होगा, क्योंकि जो भी यूएस करता है, जो भी यूएस बोलता है, यूएस की फॉरेन पॉलिसी जिस तरीके से है जापान एग्जैक्ट उसी चीज़ को फॉलो करता है। कोई भी मतलब कुछ भी अलग आपको देखने के ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि इंडिया का ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडिया यूएस की तरह फॉरेन पॉलिसी को फॉलो नहीं करता। इंडिया के एक अपनी डिप्लोमेसी है। इंडिया रशिया और को इस तरीके से मतलब टारगेट नहीं कर सकता, रशिया के खिलाफ ऐसा नहीं बोल सकता इंडिया। तो इस बारे में भी सोचना चाहिए जापान को। तो दोस्तों इंडिया और जापान ने इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात की इस मीटिंग में। और जापान ने फर्दर ये भी कहा है कि इंडिया में वो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तकरीबन 5 ट्रिलियन येन जो है जापान इन्वेस्ट करेगा इंडिया में अगले आने वाले 5 सालों में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये अगर इंडियन करेंसी में आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसका अमाउंट रफली आएगा 3,25,000 करोड़ के आसपास। और दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि जापान इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। 2014 और 19 के बीच में भी 3.5 ट्रिलियन डॉलर, जो डॉलर नहीं यहाँ पे येन होगा क्योंकि जापानीज करेंसी है, ये इन्वेस्ट करे हैं इंडिया पे। और दोस्तों मैं बता दूं जापान ने अपने ही जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करते हुए जो 2022 में ये इस इन्वेस्टमेंट को किया है 5 ट्रिलियन येन की। और दोस्तों जापान यहाँ पे मेनली फोकस करेगा इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बोल सकता हूँ उसके ऊपर, और दूसरी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जो है इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन को जापान काफ़ी बूस्ट मिलेगा इसके वजह से। क्योंकि जापान को लगता है इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है, मार्केट ग्रोथ अच्छा है और जो आबादी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और जापान को लगता है दोस्तों कि अगर जापान
यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को अगर इंडिया और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से मजबूत तरीके बिल्ड कर सके तो इंडियन इकोनॉमी एक अलग हाइट पे भी जा सकती है। इसके लिए जापान काफ़ी आशावादी है और इसके लिए जापान इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है। और दोस्तों जापानीज प्रोजेक्ट के अंदर आता है जो अहमदाबाद टू मुंबई जो बुलेट ट्रेन का जो होगा, पहली बार जो इंडिया में बुलेट ट्रेन चलने वाला है, वो भी एक्चुअली जापान इस प्रोजेक्ट के अंदर ही आता है, जो कि जिसमें जापान की जो कंपनीज है वो भी काम करेंगे इस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए। सो दोस्तों ऐसे ही जापान चाहता है कि और भी ज़्यादा बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी बढ़े इंडिया में। और इसमें इंडिया में जितने भी टॉप सिटीज़ है, मतलब कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, इन 5 से लेकर 6 सिटीज़ के अंदर एक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे चले जाए। जापान का ऐसा कुछ प्लान है इंडिया को लेकर, ताकि यहाँ का जो मार्केट है ये और भी ज़्यादा ग्रो कर सके, इंडिया की इकोनॉमी है और भी ज़्यादा ग्रो कर सके, ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके और एशिया में जो चाइना का डोमिनेंस है उसको एक तरीके से चैलेंज मिल सके। और दोस्तों जो 6 एग्रीमेंट जापान के साथ इंडिया ने एक्सचेंज किया इस मीटिंग में, वो है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, वेस्ट वाटर जो मैनेजमेंट है उसको लेकर, एंड जो अर्बन डेवलपमेंट है, और जो पांचवा है जो क्लीन एनर्जी को लेकर आगे चलकर काम करने की जो एक अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे फुलफिल किया जा सके। मतलब इस केस में ज़्यादातर जो बैम्बू से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है उसको कैसे हम इन्हेंस कर सके, उसको उसका यूजेज है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और एक अच्छा बिजनेस भी सेटअप हो सकता है। सो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।